ऑल राइट, सो स्टार्ट करते हैं आज की बिजनेस न्यूज और वीडियो के फर्स्ट सेक्शन इंडिया की बिजनेस न्यूज से। पहली न्यूज आ रही है टाटा मोटर्स की तरफ से। तो टाटा मोटर्स लिमिटेड ने चाइनीज बेस्ड बैटरी पैक मैन्युफैक्चरर ऑक्टेलियन पावर सिस्टम्स के साथ पार्टनरशिप की है अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी सोर्सिंग को एक्सपेंड करने के लिए। ये मूव पहली बार है जब टाटा मोटर्स ने 2020 में अपने नेक्सॉन ईवी लॉन्च करने के बाद किसी एक्सटर्नल बैटरी सप्लायर के साथ टाई अप किया है। कंपनी के लेटेस्ट कर्व एसयूवी मॉडल ऑक्टेलियन की लिथियम बैटरी पैक से पावर्ड होगा, जो यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया में ऑपरेट करता है। इस पार्टनरशिप का मकसद परफॉर्मेंस इश्यूज जो आ रहे थे, जैसे कि पहले के मॉडल्स में बैटरी चार्ज ड्रॉप्स को एड्रेस करना और टाटा मोटर्स के ईवीज की रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करना है। यह पार्टनरशिप टाटा मोटर्स को अपनी सप्लाई चेन को एक्सपेंड करने और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को इन्हेंस करने में मदद करेगी जब वो नए ईवी मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करेगी मार्केट में। एंड टाटा मोटर्स एक मल्टी सोर्सिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहा है ताकि सप्लाई चेन रिस्क और एक सिंगल सप्लाई पर डिपेंडेंसी को कम किया जा सके और पार्ट्स की रिलायबिलिटी और टाइमली सप्लाई भी इंश्योर हो सके। कंपनी ने पिछले हफ्ते कर्व ईवी की डिलीवरी स्टार्ट कर दी है, जिसमें 6 से 8 हफ्तों की वेटिंग पीरियड है। एंड कर्व टाटा की प्योर ईवी प्लेटफॉर्म एक्टी.ईवी पर बिल्ड है और इसका 55 किलोवाट वेरिएंट एक सिंगल चार्ज पर 585 किलोमीटर तक की रेंज आपको ऑफर करता है। कमेंट में आप जरूर बताइए कि आपने टाटा कर्व की बुकिंग की है या नहीं की है, या कोई भी आपका एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। अगर बात करें बिकाजी फूड्स की, तो बिकाजी फूड्स सेल के लिए नहीं है, लेकिन कंपनी एक्टिवली इस मौके का फायदा उठाना चाहती है जो सेवरी ब्रांड्स की बढ़ती डिमांड के साथ आ रहा है। इंडियन सेवरी स्नैक्स सेक्टर में पिछले कुछ सालों में जबरदस्त ग्रोथ हुई है, क्योंकि लोग अब पैकेज्ड फूड्स को ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। बिकाजी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मनोज वर्मा ने कहा है कि कंपनी सेल के लिए नहीं है और कुछ चीज़ें बिकाऊ भी नहीं होती। बिकाजी के शेयर्स लगभग 67% इंक्रीज हुए हैं जब से पिछले साल सितंबर में हल्दीराम्स में इन्वेस्टर के इंटरेस्ट की रिपोर्ट आई थी। कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक फॉबीबी फाउंडर शिव रतन अग्रवाल और उनकी फैमिली के पास है, और जिसकी वैल्यू है $2.55 बिलियन, जो कि होता है लगभग 16,000 करोड़ से ऊपर। हल्दीराम जनवरी में प्रताप स्नैक्स में मेजॉरिटी स्टेक्स लेने के लिए बातचीत कर रहा था। वैसे मनोज वर्मा को उम्मीद है कि हैवीवेट इन्वेस्टर्स मार्केट को और कम्पिटिटिव बनाएंगे और आगे की ग्रोथ को फ्यूल करेंगे। बिकाजी का जो बजट है वो 100 करोड़ से 150 करोड़ का है एक्विजिशन के लिए। कंपनी अपना मार्केट शेयर हर साल 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाने पर फोकस कर रही है, और कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मनोज वर्मा को उम्मीद है कि करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है उसमें वो अपने रेवेन्यू को 16 से 17% तक बढ़ा सकते हैं। देखते हैं ये कहानी कहां तक जाती है। और अब बात करते हैं वर्से इनोवेशन की। तो इंडिया का सबसे बड़ा लोकल लैंग्वेज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म वर्से इनोवेशन प्रॉफिटेबल ग्रोथ पर फोकस कर रहा है और करंट फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड तक अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, जिसको शॉर्ट में EBITDA भी बोलते हैं, ब्रेक इवन तक पहुंचने का एम रखता है। ये कंपनी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म जैसे जोश और न्यूज एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म डेली हंट को ऑपरेट करती है। वर्से ने अपने रीटारगेटिंग कैपेबिलिटीज और फुल स्टैक एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस को इनहेंस करने के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग फर्म वैल्यू लीफ ग्रुप में मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर करने का अनाउंसमेंट किया है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 25 में $100 मिलियन का रेवेन्यू और 10% EBITDA मार्जिन पर पहुंचने की उम्मीद करी है। इसके बाद इस साल का रेवेन्यू 20% से ज़्यादा बढ़ा है, जो ऑर्गेनिक ग्रोथ और एक्विजिशन के जरिए उनके पास आया है। डेली हंट अब एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू स्केल पर है, जिसमें 15% EBITDA और ग्रो करेगा। इसी में मैक्सटर, जो इस साल के अप्रैल मंथ में एक्वायर किया गया था, अब डेली हंट में इंटीग्रेट हो रहा है।
वैसे वर्से इनोवेशन का वैल्यू लीफ का एक्विजिशन पावरफुल सिनर्जीज क्रिएट करेगा बाय कंबाइनिंग वर्से इनोवेशन की एडवांस एडवर्टाइजिंग टेक स्टैक और डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को, जो एडवर्टाइजर्स के लिए सुपीरियर रिटर्न ऑन एड स्पेंड, जिसको रोएस भी बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, वो डिलीवर करेगा। वर्से इनोवेशन का एम है कि वो इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया टेक प्लेटफॉर्म बनाने का और अपने एबिटा मार्जिन्स को करंट 50% से डबल करने का। साथ ही बैक्स्टर को ग्लोबली ग्रो करने का प्लान है, लेकिन एफिशिएंट तरीके से। वैल्यू लीफ के साथ वो अपना मार्केट शेयर 3 से 4% तक बढ़ाकर अगले 2-3 सालों में वो 10% तक पहुंचाना चाहती है। अगर बात करें स्विगी की, तो स्विगी ने अपने ग्रोथ के 10 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड इसी मौके पर स्विगी के को फाउंडर और सीईओ श्री हर्षा मेजेटी ने रिवील किया कि कंपनी को अपने पहले दिन एक भी ऑर्डर नहीं मिला था। कंपनी के अर्ली एडॉप्टर्स ने स्विगी इट कंसेप्ट को पूरे देश में एक हाउसहोल्ड फ्रेज बनाने में मदद की है। स्विगी के अर्लीस्ट पार्टनर में ट्रुफल्स भी शामिल है, जिन्होंने सिर्फ 2 ऑर्डर्स पर डे से शुरुआत की थी और अब वो लोग एक दिन में 7,261 ऑर्डर्स तक पहुंच चुके हैं। और आज स्विगी 3 लाख से ज़्यादा रेस्टोरेंट के साथ पार्टनर है एंड स्विगी इस साल के एंड तक पब्लिक होने की पूरी तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ उसकी जो राइवल कंपनी है जोमेटो, जो गुरुग्राम में लिस्टेड है, उसने फाइनेंशियल ईयर 24-25 के 5th कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर में भी प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। श्री हर्षा मेजेटी का मानना है कि लिस्टेड कॉम्पिटिटर होने के फायदे हैं, क्योंकि इससे ऑन डिमांड गिग वर्कर इकोनॉमी और हाइपर लोकल मार्केट को बेहतर समझने में मदद मिलती है। आप कौन से प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं अपना खाना मंगाने के लिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं पर्सनली स्विगी का यूज़ करता हूं, लेकिन इन्वेस्ट मैंने जोमेटो में किया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्विगी अभी तक पब्लिक में आया नहीं है। अगर बात करें जोमेटो की, तो जोमेटो ने पेटीएम के एंटरटेनमेंट टिकटिंग बिजनेस पेटीएम इनसाइडर को 2048 करोड़ में कंप्लीट एक्वायर कर लिया है। ये डील जोमेटो के गोइंग आउट बिजनेस को स्केल अप करने और नए यूज केसेस ऐड करने के लिए की गई है। जोमेटो ने पेटीएम के मूवी टिकटिंग बिजनेस ऑर्बजेन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को 1264.6 करोड़ में और उसके इवेंट्स टिकटिंग बिजनेस वेस्टलैंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को 783.8 करोड़ में एक्वायर किया है। ये नया बिजनेस अगले कुछ हफ्तों में एक सेपरेट गोइंग आउट ऐप डिस्ट्रिक्ट के नाम से लॉन्च किया जाएगा। जोमेटो का ये तीसरा अटेम्प्ट है एक सुपर ब्रांड बनने का अपने फूड डिलीवरी बिजनेस और क्विक कॉमर्स वेंचर ब्लिंकिट के सक्सेस के बाद। इस बार टारगेट है लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड लाइव इवेंट्स और टिकटिंग मार्केट को। पेटीएम के रेगुलेटरी फाइलिंग कहते हैं कि ये ट्रांजैक्शन कंपनी के लिए सब्सटेंशियल प्रॉफिट जनरेट करेगा और कैश प्रोसीड्स उसके बैलेंस शीट को फ्यूचर ग्रोथ के लिए मजबूत बनाएगा। इस एक्विजिशन के साथ जोमेटो देश का दूसरा सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट टिकटिंग प्लेटफॉर्म बन जाएगा, अभी मार्केट लीडर बुक माई शो जो है उसके बाद। इस ट्रांजैक्शन के पार्ट के रूप में 280 एम्प्लॉयज पेटीएम से जोमेटो में शिफ्ट हो जाएंगे और इसके अलावा कोई और मेजर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्वायर नहीं किया गया है। अब ये जो टिकटिंग बुकिंग बिजनेस है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज भी इस मार्केट में बुक माई शो मार्केट लीडर ऑब्वियसली है, बट जोमेटो जिस तेजी से एग्रेसिवली एक्वायर कर रहा है चीज़ों को, तो ये देखकर लग रहा है कि वो आगे आने वाले टाइम में या तो बुक माई शो को एक्वायर करेगा या तो खुद मार्केट लीडर बन जाएगा। और अगर इन दोनों सिचुएशन में अगर कुछ ऐसा होता है, तब कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाई रिलायंस या अडानी भी इसमें एंटर हो सके। काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है गेम, देखते हैं कहां तक जाती है। अगर बात करें क्लियर टैक्स की, तो क्लियर टैक्स ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की है ताकि इंडिया में गिग वर्कर्स, आप समझ लीजिए फ्रीलांसर्स को बोलते हैं, उनके लिए एक सिंप्लीफाइड टैक्स फाइलिंग सोल्यूशन बनाया जा सके। ये प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट एजोर ओपन एआई सर्विस का यूज करता है, जिससे एक यूजर फ्रेंडली सिस्टम बनाया गया है जो गिग वर्कर को
व्हाट्सएप के थ्रू ही अपने टेक्स्ट फाइल करने की सुविधा देता है। सिर्फ 5 हफ्तों में लगभग 98,000 गिग वर्कर्स ने नए सिस्टम का यूज करके अपने टैक्सेस फाइल किए हैं। बेंगलोर बेस्ड ये कंपनी क्लियर टैक्स इस सर्विस को एम्प्लॉयर्स तक भी एक्सटेंड करने की प्लानिंग कर रही है, ताकि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज को टैक्स फाइलिंग और टीडीएस रिफंड क्लेम में भी मदद कर सके। क्लियर टैक्स के को फाउंडर अर्चित गुप्ता ने कहा है कि ये सिंप्लीफाइड टैक्स पेमेंट सिस्टम देश के लॉन्ग टर्म नेशनल ऑब्जेक्टिव यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को बड़े पैमाने पर तेजी से आगे बढ़ा रहा है। अगर बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस इंडस्ट्री एंड वॉल्ट डिज्नी को उनके इंडियन मीडिया एसेट के $8.5 बिलियन, जो कि होता है लगभग 64,000 करोड़ से ज्यादा होता है, तो उनके मर्जर के लिए मंजूरी मिल गई है, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। ये बात कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको सीसीआई भी कहते हैं, उसने कही है। ये डील का एम है कि इंडिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट प्लेयर बनना है, जो सोनी, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन जैसे करंट प्लेयर जो हैं उनके साथ वो compete करेगा। सीसीआई ने इसी महीने पहले ही इन कंपनीज को क्रिकेट ब्रॉडकास्ट और एडवर्टाइजर्स पर होने वाले इम्पैक्ट के बारे में चेतावनी दी थी। दोनों कंपनीज ने सीसीआई को कुछ कंसेशन ऑफर किया है, जैसे कि स्ट्रीम्ड क्रिकेट मैचेस के लिए एडवर्टाइजिंग रेट्स को बिना वजह ज़्यादा ना बढ़ाने का कमिटमेंट, और सीसीआई ने प्रपोज्ड कॉम्बिनेशन को अप्रूव कर दिया है, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करी है। और ये जो मर्ज्ड कंपनी है वो मुकेश अंबानी की रिलायंस के अंडर मेजॉरिटी ओन्ड होगी। अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो भाई कंटेंट कहीं से भी देख लो, देखने से मतलब है। बट अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो कहीं ना कहीं अगर रिलायंस इसमें एंटर कर रहा है तो काफ़ी कंपिटिटिव होगा बाकी प्लेयर्स के लिए। और आप किस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, कमेंट में बताइए। अगर बात करें केएल राहुल की, तो केएल राहुल ने मेंस लाइफस्टाइल ब्रांड मेटामैन के साथ ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जुड़कर अपना इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज कर दिया है कंपनी में एक नए रेंज के प्रीमियम परफ्यूम्स के लिए। ये जो कैपिटल रेज किया गया है उसका यूज फ्रेग्रेंस रेंज को लॉन्च और मार्केटिंग के लिए होगा, जो 30 अगस्त को मार्केट में आएगा। मेटामैन जो 2022 में स्टेब्लिश हुआ था, उसने 2023 में ड्रिप प्रोजेक्ट को एक्वायर किया था, और अब ये जनरेशन जेड, जिसको शॉर्ट में जेनजी भी बोलते हैं, उनको अफोर्डेबल हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफर करने का एम रखता है। केएल राहुल हमेशा से हेल्थ, वेलनेस, स्पोर्ट्स और फैशन में इंटरेस्टेड रहे हैं। मेटामैन के को फाउंडर एंड सीईओ हर्ष मस्करा ने कहा कि केएल राहुल कंपनी के शुरुआत से ही एसोसिएटेड रहे हैं। केएल राहुल ने अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को भी ब्रॉडन किया है, जैसे फ्लैम, बोल्ड फिट, XYXX, हायुगा लाइफ, फोरकास्ट और प्लेयर फंड में स्टेक लेकर। कुछ और नोटेबल सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को स्टार्टअप में इंटरेस्ट दिखाकर एक्सपेंड किया है। उनमें ओलंपियन बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु, सेलिब्रिटी कपल विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा, सचिन तेंदुलकर शामिल है। ओलंपियन नीरज चोपड़ा के पास भी एक रीजनल लैंग्वेज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्टेज में स्टेक है। स्टेज एक तरीके का ओटीटी प्लेटफॉर्म है इन लोकल लैंग्वेज, कि मतलब वो लोकल लैंग्वेज को ही टारगेट करते हैं। और आपने मार्केट में नोटिस किया होगा कि परफ्यूम्स की काफ़ी सारी ब्रांड्स आ रही है, और ये जो आ रही है इतनी सारी परफ्यूम्स की ब्रांड, उसका जो मेजर एनालिसिस मुझे समझ में आया कि उसमें रिपीट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। मीन्स अगर आपने कोई सा भी फ्रेग्रेंस लगाया और अगर आपको पसंद आया, देन डेफिनेटली हाई चांसेस है कि आप उसको अगेन मंगाएं, तो उससे जो रिपीट कस्टमर है वो भी इंक्रीज होता है। तो ये एक मेजर एनालिसिस है। इसमें आपका क्या एनालिसिस है, कमेंट्स में आप शेयर कर सकते हैं। अगर बात करें बिग बास्केट की, तो बिग बास्केट जो इंडिया का सबसे बड़ा ई ग्रोसरी प्लेटफॉर्म है, अब बूमिंग क्विक कॉमर्स मॉडल में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि रैपिड डिलीवरीज की डिमांड दिन पे दिन बढ़ रही है। कंपनी जो पिछले 2.5 साल से काम कर रही है, अब क्विक कॉमर्स सेगमेंट पर फोकस कर रही है, जहां इसका बीबी नाउ वर्टिकल सबसे आगे है। अगले महीने से शुरू होकर बिग बास्केट अपने प्रोजेक्टेड $1.5 बिलियन सेल्स में से $1 बिलियन बीबी नाउ के क्विक कॉमर्स सर्विसेज से जनरेट करने का टारगेट रख रहा है।
कंपनी का प्लान है कि पूरे देश में 500 से 600 डार्क स्टोर्स डिप्लॉय करें जो उसके बड़े वेयर हाउसेस के साथ काम करेंगे। ये वेयर हाउसेस ब्रॉड रेंज के स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, जिसको इन शॉर्ट में एसकेयूज भी बोलते हैं, उसको स्टोर करेगा, जिनमें हाई क्वालिटी आइटम्स जैसे लार्ज अप्लायंसेस भी शामिल होंगे। कंपनी का प्लान है कि डार्क स्टोर को इन वेयर हाउसेस के साथ लिंक करने का, ताकि पॉपुलर ग्रोसरी आइटम्स और नॉन ग्रोसरी प्रोडक्ट्स दोनों की डिलीवरी स्ट्रीमलाइन हो सके। यह बात सच है कि प्रॉफिटेबिलिटी में चैलेंज है, लेकिन मोमेंटम इतना स्ट्रांग है कि इग्नोर करना मुश्किल है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर फास्ट डिलीवरीज ऑप्शंस को अडॉप्ट कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट अपनी मिनट्स सर्विस को न्यू दिल्ली और मुंबई जैसे की सिटीज में एक्सपेंड कर रहा है, जहां पर ट्रेडिशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले ब्रॉडर रेंज के प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है। जैसे जैसे कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, ब्लिंकिट और जेप्टो ने अपनी डार्क स्टोर्स नेटवर्क को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करने का प्लान अनाउंस किया है, जबकि स्विगी का जो इंस्टामार्ट है अपनी प्रेजेंस एक्सपेंड करने के लिए रियल एस्टेट कंसल्टेंसी से एंगेज कर रहा है, ताकि मेजर मार्केट में वो अपने डार्क स्टोर को ऐड कर सके। जो ये क्विक कॉमर्स जो पूरी इंडस्ट्री है भाई, वो काफ़ी कम्पिटिटिव है, ये तो आप जानते ही जानते हैं। बट जहाँ तक एनालिसिस कह रहा है कि क्विक कॉमर्स में जो ग्रोसरी डिलीवरी है वो कहीं ना कहीं जो लोकल ग्रोसरी शॉप है उनको कंपटीशन देगा, बट कुछ केसेस में हो सकता है कि आप 10 मिनट 15 मिनट वेट ना करें, तो अगर आपके घर से 1-2 मिनट की दूरी है तो आप वहाँ पे जाके ग्रोसरी आइटम ले सकते हैं। बट जो नॉन ग्रोसरी आइटम्स है, जैसे जो अप्लाइंसेस की बात हो रही है, या अगर कोई जो मोबाइल्स है या जो अदर गैजेट्स आते हैं या कोई और भी चीज़ें आती है, अगर वो क्विक कॉमर्स में अगर मिलने लगी तो कहीं ना कहीं जो लोकल मार्केट्स या लोकल शॉप है उनको तो काफ़ी कंपटीशन होगा, क्योंकि ये सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए आपको उसको इंस्टेंट आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आप उसको 1 दिन या 2 दिन डिले करके भी मंगा सकते हैं, बट वो तो आपको 10 to 15 मिनट्स में ही मिल जाएगा। तो आप उसको ऑनलाइन, मेरे ख्याल से जो मेरा एनालिसिस कह रहा है वो ईजिली आप प्रेफर करेंगे ऑनलाइन 100%, बट ग्रोसरी के लिए अप टू 80 to 90% ऑनलाइन रहेगा, 10% हो सकता है ऑफलाइन आप प्रेफर करें। आपका क्या एनालिसिस है कमेंट में ज़रूर बताइए। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में, जो कि है इंटरनेशनल बिजनेस न्यूज। तो पहली न्यूज आ रही है अमेजॉन की तरफ से, और जिसका डर था वही हुआ कि अमेजॉन अपनी क्विक कॉमर्स सर्विस इंडिया में 2024 के पहले क्वार्टर में लॉन्च करने वाला है, जो कि यूएस बेस्ड ई कॉमर्स जायंट के लिए एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट होगा। ये मूव उस टाइम पे आया है जब अमेजॉन अपनी लीडरशिप को रिस्ट्रक्चर करने में लगा है, ताकि रैपिडली ग्रोइंग इंडियन मार्केट में अपनी पोजीशन को और मजबूत कर सके। अमेजॉन के इंडियन यूनिट ने एक सीनियर एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट किया है जो क्विक कॉमर्स स्ट्रेटेजी का डेवलपमेंट लीड करेंगे, और कंपनी स्विगी में स्पेसिफिकली उसके क्विक सर्विस प्लेटफॉर्म इंस्टामार्ट में स्टेक एक्वायर करने का पॉसिबिलिटी भी एक्सप्लोर कर रही है। इस नए सर्विस का लॉन्च अमेजॉन के हेडक्वार्टर से अप्रूवल मांगता है, क्योंकि कंपनी ने अब तक ग्लोबल स्केल पे क्विक कॉमर्स सर्विस इंट्रोड्यूस नहीं किया है। अमेजॉन अपने अप्रोच को रिफाइन कर रहा है बाय नेक्स्ट डे डिलीवरी को फ्रेश 2 आवर सर्विस के साथ मर्ज करके, मोर रिटेल स्टोर्स पर रिलाय करते हुए और कंज्यूमर्स को स्टोर पिकअप्स का ऑप्शन देकर। कंपनी का गोल यह है कि डिलीवरी टाइम को इवेंचुअली 20 से 30 मिनट तक रिड्यूस किया जा सके। हालांकि फाइनल प्रोडक्ट अभी डेवलपमेंट में है। एक सोर्स ने सजेस्ट किया है कि स्लॉटेड डिलीवरीज अमेजॉन के स्ट्रेटेजी का पार्ट रह सकता है, एसकेयूज पे फोकस के साथ। क्विक कॉमर्स सेक्टर 2024 के दौरान सिग्निफिकेंट चेंजेस से गुजर रहा है और आगे और भी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्टेड है। कंपनीज जैसे कि जेप्टो अपने डार्क स्टोर नेटवर्क और एसकेयूज को रैपिडली एक्सपेंड कर रही है। फ्लिपकार्ट का जो मिनट सर्विस है, जो इस महीने की शुरुआत में बेंगलोर में लॉन्च हुआ था, अब न्यू दिल्ली और मुंबई में भी रोल आउट हो रहा है। इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट इस साल के पहले 6 मंथ्स के हिसाब से 18 से 20% तक ग्रो किया है, जिसमें ग्रोसरी सेल्स में 38% से ज्यादा का इंक्रीमेंट देखा गया है, ड्यू टू अ शार्प इंक्रीज इन क्विक कॉमर्स एज यूजुअल। ग्लोबल ब्रोकरेजेस फोरकास्ट कर रहे हैं कि इंडिया का क्विक कॉमर्स मार्केट 2025 तक $6 बिलियन
मीन्स 48,000 करोड़ से ज़्यादा होता है, वहाँ तक ग्रो कर जाएगा। तो भाई पहले ही मैंने बोला था कि क्विक कॉमर्स काफ़ी कम्पिटिटिव स्पेस है और अब अमेजोन भी उसमें एंट्री ले रहा है, क्योंकि उसको लेना ही था, क्योंकि ऑलरेडी वो उस स्पेस में पहले से है। क्विक कॉमर्स की जो ये गेम है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि भाई ग्रोसरी आइटम्स तो सारी सेम ही रहती है, अब जहाँ पे कौन सस्ता दे रहा है, कौन फास्ट दे रहा है, ये मैटर करता है। अगर बात करें होंडाई की, तो होंडाई मोटर ने 2030 तक एनुअल ग्लोबल सेल्स का गोल सेट किया है 5.5 मिलियन, मींस लगभग 50 से 55 लाख व्हीकल्स का, जो 2023 से 30% ज्यादा है। कंपनी अपनी हाइब्रिड लाइनअप को डबल करने का प्लान कर रही है ताकि ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल डिमांड में स्लो डाउन का सामना किया जा सके। कंपनी नॉर्थ अमेरिका और चाइना में एक्सटेंडेड रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसको EREV भी बोलते हैं, वो मॉडल्स इंट्रोड्यूस करने वाली है, जिनकी मास प्रोडक्शन इन रीजन्स के एंड 2026 तक प्लान की गई है। होंडाई अपनी जॉर्जिया यूनाइटेड स्टेट फैक्ट्री में हाइब्रिड व्हीकल्स को EVs के साथ प्रोड्यूस करने का प्लान बना रही है। कंपनी ने एक ऑटोनोमस ड्राइविंग व्हीकल फाउंड्री बिजनेस के कमर्शियलाइजेशन का भी अनाउंसमेंट किया है, जो ग्लोबल सॉफ्टवेयर्स को ऑटोनोमस व्हीकल्स बेचने वाला है। अनाउंसमेंट के बाद होंडाई का जो शेयर एज यूजुअल 4% बढ़ गया है। अगर बात करें YouTube की, तो YouTube ने अपनी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, जिसको YouTube प्रीमियम भी बोलते हैं, उसका प्राइस इंडिया में 12% से लेकर 58% तक बढ़ा दिया है। और ये पहली बार है जब से प्लेटफॉर्म ने 2019 में प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लॉन्च की थी। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको एड फ्री एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड प्लेबैक और ऑफलाइन वीडियोस डाउनलोड जैसे फीचर्स मिलते हैं। YouTube ने कहा है कि ये प्राइस इंक्रीज उसे प्रीमियम को और इम्प्रूव करने और क्रिएटर्स और आर्टिस्ट को सपोर्ट करने में मदद करेगा। अब इंडिविजुअल प्लान का जो प्राइस है वो 149 रुपीज़ पर मंथ है, जो पहले 129 रुपीज़ पर मंथ था, यानी 15.5% का इंक्रीज हुआ है। और वहीं पे जो स्टूडेंट का प्लान अब 89 रुपीज़ पर मंथ का है, जो पहले 79 रुपीज़ पर मंथ था, यानी 12.7% का इंक्रीज हुआ है। और इनका जो सबसे बड़ा प्लान फैमिली प्लान था, उसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, जो अब 299 रुपीज़ पर मंथ है, जो कि पहले 189 रुपीज़ पर मंथ था, यानी 58% मीन्स 58% का इंक्रीज हुआ है। आप YouTube प्रीमियम पे करते हैं नहीं, या किसी थर्ड पार्टी का आप यूज़ करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं थर्ड पार्टी का यूज़ करता हूं YouTube को एड फ्री देखने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली भाई वी आर इंडियंस, तो हर एक चीज़ का हैक निकल जाता है।